दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी बेनीपुर क्षेत्र के मझौरा गांव में है। मझौरा गांव हमेशा से व्यवसाय के लिए जाना जाता है। अगर व्यवसाय की बात करें तो बेनीपुर क्षेत्र में सबसे नंबर वन पे व्यवसाय में रहा है। हमेशा से हर चीज में आगे की बात करें तो मझौरा गांव की चर्चा हमेशा से रहा है। इस बार एक शिक्षक ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कम से कम 1.25 लाख सीट में प्रधानाध्यापक के लिए बैठे थे और 1.25 लाख में 8वीं रैंक पे सर आए हैं। और हम सर से बात करेंगे और बात करने के बाद स्टूडेंट के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो दरभंगा जिला में नंबर वन कह सकते हैं। दरभंगा जिला में नंबर वन रैंक लाए हैं और पूरे बिहार में 1.25 लाख में 8वीं रैंक पे आए हैं। इसलिए हम सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। जी सर, आपका भी स्वागत है। सर एक मझौरा छोटा सा गांव जो व्यवसाय के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, जी पॉलिटिशियन के लिए जाना जाता जी है, सर जी। लेकिन शिक्षा जगत में वो क्रांति नहीं था। लेकिन आपने पूरे दरभंगा जिला में एक क्रांति लाए हैं, ये स्टूडेंट के लिए और उन तमाम जो आज की नौजवान हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद वो कई बार कंपटीशन में तो फेस करते हैं, लेकिन नाकामयाबी की वजह से वो नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। जी तो सबसे पहले सर आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रमन जी ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण बिहारी ठाकुर और मेरी माँ का नाम गौरी देवी है। मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ और मेरे जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। शुरुआती दौर में एक किशोरावस्था का भटकाव होता है जिससे मैं गुजरा हूँ, जानता हूँ। ये क्रिकेट के पीछे मेरा लगाव, एक जुनून, जिसके कारण थोड़ा हम कह सकते हैं मेरे जीवन में एक डार्क इरा भी आया 7-8 वर्ष का, जिसको हम भूल जाना चाहते हैं। उसमें हमने शिक्षा को छोड़ दिया था। लेकिन बाद में जब मैच्योरिटी आई लगभग 21 वर्ष के बाद समझ हुआ कि नहीं शिक्षा क्या है, तो मैंने फिर उसका दामन नहीं छोड़ा। आज तक हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई को आगे भी बढ़ाए हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे आप स्वयं एक टीचर भी हैं। है, जी जी, प्राइवेट ट्यूशन भी देते हैं। पहले प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे और प्राइवेट निजी विद्यालय में शिक्षक के तौर पर काम करते थे। बाद में टीईटी बिहार से बीईटीटी पास किए, उसमें भी बहुत अच्छा रैंक था, 109 नंबर आया था। और उसके बाद में डाइट से ट्रेनिंग में भी मेरा 5वां रैंक आया। वहाँ से भी प्रशिक्षण प्राप्त किए रेगुलर 2015-17 बैच में। वहाँ मेरे बेस को मजबूत करने में डॉक्टर शब्बीर सर का बहुत अहम योगदान है। ये सबीर सर कौन है? शब्बीर सर व्याख्याता थे डाइट, किलाघाट दरभंगा। दरभंगा के। हाँ, मेरा रोम रोम, मेरे खून का एक एक कतरा कतरा उनका ऋणी है। उनका जो शिक्षण शैली, पढ़ाने का ढंग इतना मुझे भाया और इतना वो प्रेरक रहा मेरे लिए कि उन्हीं के प्रताप के कारण मैं जब भी कोई एग्जाम दिया 60% क्या 80% से मेरा ऊपर ही रहा। 2 बार सीटीईटी भी पास किया हूँ। तो एक बार विश्वास नहीं कीजिएगा, पेपर 1 में 127 नंबर है मेरा, 90 क्वालिफाइंग होता है, 127 है। और 2 बार सीटीईटी भी है, 2 बार बीईटीटी भी उत्तीर्ण किया हूँ। फिर बीपीएससी टीआरई 1 में, पीआरटी में, उसमें भी मेरा लगभग 450 के समथिंग रैंक आया था। फिर टीआरई सेकंड में इंग्लिश में, उसमें भी मेरा पोजीशन दरभंगा जिला में पूरा में सेकंड पोजीशन रहा। शायद फर्स्ट पोजीशन किसी और का है और सेकंड पोजीशन मेरा है। और ओवरऑल रैंकिंग 26वां रैंकिंग टीआरई सेकंड में। और इस बार प्रधान शिक्षक के पद पर मेरी 8वीं रैंकिंग आई है। तो सर आपको ये कैसा खुशी लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है दिवाली के प्रात आया। जी लोगों को दिवाली में कई तरह की तोहफा मिलता है, कई तरह की उपहार भेंट होता है। आपको जब इस तरह की रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि 7 तारीख तक आ जाएगा और ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि मेरा नंबर, चूंकि कुछ आंकड़े आ चुके थे, नहीं 100 के अंदर रैंक आएगा या हो सकता है तो 50 के अंदर भी रैंक आएगा। लेकिन जब रैंक 8वीं आई तो बहुत ही खुशी हुई। खुशी से मैं फूले नहीं समा रहा था। अगर बात करें तो दरभंगा जिला में आप नंबर वन पे, जी जी जी। पूरे दरभंगा जिला में नंबर वन, हाँ क्योंकि 1.25 लाख टीचर में जी प्रधानाध्यापक के लिए 1.25 लाख टीचर एग्जाम दिए थे, जी जिनमें जब 8वीं रैंक आपको आया होगा तो
ये कहीं न कहीं गर्व की बात होगा समाज जी, के लिए, जी। लोगों के लिए, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए भी। तो अब की नया जो पीढ़ी है, इन स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, छात्रों को मेरी ये सलाह है कि शिक्षा के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हम 2 देश से उदाहरण दे सकते हैं। इज़राइल है, जो आर्थिक मामले में या संसाधन के मामले में बिल्कुल विपन्न है, या यहूदी समाज को ही लेंगे, लेकिन शिक्षा के दम पर वो अमेरिका को भी प्रभावित किया हुआ है, पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है, और विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका नाम है। आप जापान को देख लीजिए, जापान भी संसाधन के मामले में बिल्कुल गरीब राष्ट्र है, लेकिन विकसित राष्ट्र क्यों कहता है? शिक्षा के बदौलत। और दूसरी बात कहें सर, हम शिक्षक हैं और देख रहे हैं खास तौर पर अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो करके सीखने वाली गतिविधि है, स्कूलों में, विद्यालयों में जो विज्ञान को प्रायोगिक ढंग से पढ़ाया जाएगा, इसका जब अभाव देखते हैं तो बहुत दुख होता है। अपने देश की इस व्यवस्था पर भी, और कैसी सरकार चला रही है इस पर भी। इसका कारण ये है क्योंकि देखिए, विज्ञान ये बिल्कुल है, अगर हम करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और जो हम देख रहे हैं हर विद्यालय में, चाहे माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, वहाँ न के बराबर प्रायोगिक पढ़ाई होती है, जिससे बच्चे थ्योरी पढ़ के कुछ उतना ढंग से समझ नहीं पाते, न आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो अगर इस संदर्भ में अगर सरकार आगे बढ़े, शैक्षिक क्रांति हो और संसाधन इस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए कि छात्र प्रयोग करने की ओर उत्सुक हो, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत आगे जी, बढ़ेगा। जी, निश्चित। तो ये सबसे बड़ी बात, गर्व की तो बात है सर। उन तमाम विद्यार्थी को जो आज इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को भी इन पे ध्यान देना चाहिए। जी, बेनीपुर क्षेत्र से सबसे बड़ी चीज है जो आज गौरवान्वित महसूस करने वाली समय है, क्योंकि बेनीपुर क्षेत्र तो नाकामी की तरफ है। कहीं न कहीं आप देख लीजिए, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी निकाल पाते हैं या यूपीएससी निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं उन लोगों को क्या सलाह देंगे? उन लोगों को हम ये सलाह देंगे कि जो स्वाध्याय होता है, अच्छी मानक जो पुस्तकें हैं उसको पढ़े, और कोचिंग माफिया के जाल में मत पड़े। स्वाध्याय का कोई जवाब नहीं है। अगर आप नियमित रूप से 10 घंटे स्टडी करते हैं, तो बीपीएससी आराम से निकाली जा सकती है। और ये आप, क्योंकि स्वाध्याय के साथ ही आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होता है, और क्या लिखेंगे एग्जाम में, मेंस में आंसर राइटिंग कैसी होगी, उसका भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आंसर आपको एक समय सीमा के अंदर देना होता है। 3 घंटे में हर प्रश्न का उत्तर देना होता है जब लिए में। तो उसमें एक संतुलित उत्तर लिखना, और ये भी, और समय सीमा के अंदर, ये एक चैलेंज होता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आवश्यक है। अगर वो प्रैक्टिस कोई बच्चा करता है, कोई छात्र करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, सर से बात किए और गौरवान्वित क्षण रहा है मेरे लिए भी, और हमारे जो चैनल पे देखते हैं उन तमाम स्टूडेंट से भी कहेंगे, जो देखिए ये आपके ही इर्द-गिर्द मझौरा गाँव की हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो इतिहास रचे हैं, उन तमाम स्टूडेंट जो पढ़ना बीच में छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, फेलियर अपने आप को कहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी संदेश है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सर से सीखिए। सर, आपका एज क्या होगा? 41। 41। 41 में ये इतना कंप्लीट कर लिए, जो हर किसी को शौक होता है, हर माँ बाप की अभी भी ये है कि उनके बेटे को सरकारी नौकरी हो जाए। क्यों? अभी भी हमारे आपके घर में सरकारी नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, और इस वक्त में आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। सर, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, और साथ ही कुछ मेरा मेहनत भी उसमें है। इसी सब का एक सम्मिश्रण है, तभी ये सब हुआ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो हमारा चैनल देख रहे हैं उन लोगों को भी ये प्रेरणा लेने की बात है। और मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। मैं पुनः ऐसे ही और शिक्षक लोगों से मिलाएंगे, ऐसे ही प्रेरणा स्रोत जो होंगे हमारे समाज में, उन सभी से बात करेंगे। और आप लोग निराशा ना खोएं, सर की तरह हिम्मत से काम ले, डटे रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको चूमेंगे ही।